आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को रंग नमस्कार। कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया है। कुशलम मंगलम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, कैसे हो तुम लोग? दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ 2023, so the year is finally over for us today। फिर मिलेंगे हम 1 तारीख को। हाँ जी, तो चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। बहुत ज्यादा लोड वाली चीजें नहीं पढ़ाऊंगा आज, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है, इसका ब्रीफ करता हूं मैं कि सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे एपी जीपी एचपी भी इसमें पढ़ लेंगे, कुछ स्पेशल सीरीज और जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कुछ, तो वो सारी चीजें मतलब मिल मिला के चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो भी इंक्लूडेड होंगे। कुछ कंपैरिजन है, जैसे रूट में वैल्यूज है उनका कैसे कंपेयर करना है, वो भी इसमें डाल रखा है। बॉड मास का इस्तेमाल है ना, कि बॉड मास कैसे यूज होता है, उसका इस्तेमाल। तो ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक में हम सीखेंगे। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको, फन, राइट। कितनी क्लासेस होंगी? 80 क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस में एक क्लास आज की थियरी में निकालेंगे, अगर समय बचेगा तो कुछ सवाल भी करेंगे। एंड देन हाउ मच टाइम इट टेक्स, इट डिपेंड्स। 5 तो नहीं लगेगा, 5 नहीं लगेगा, है ना, मैक्सिमम 4 क्लास। तो नए साल में पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास भी इसको जाएगी, इस टॉपिक को। 1 2 3 शायद हम इसको खत्म कर लेंगे, एंड 4 जैन से विल स्टार्ट देन मे बी ट्रिगो। अगला टॉपिक ट्रिगो का है, ठीक है। तो ये हो गए बातें, और चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आते हैं बॉड मास पे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो आपको बॉड मास भी बताऊंगा मैं कि बॉड मास क्या होता है, व्हाट इज बॉड मास। ओके, तो उसकी बात करते हैं थोड़ा सा, और बॉड मास समझते हैं पहले। तो बॉड मास को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि जो बॉड मास है, राइट, बॉड मास का बी है। बहुत मजेदार कहानी बताऊंगा आपको। BODMAS, सबने इसको पढ़ा है। बॉड मास का जो बी है, इसको सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, राइट। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा बोलते थे, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, इसको हम बोलते थे मझला कोष्ठक, और एक होता था छोटा कोष्ठक। 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। एक ये, एक कर्ली ब्रैकेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये पैरेंथेसिस भी कहलाता है, स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्लॉक ब्रैकेट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। क्या मैं इस क्लास से शुरू कर सकती हूँ अंकिता जी? बिल्कुल कर सकते हो आप, नया टॉपिक है आज तो। ओ इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। ओ का मतलब क्या होता है, आप बताओगे? ओ का मतलब, ओ भी छोड़ते हैं। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड मतलब डिवीजन बोलते हैं इसको, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, कि ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन होते हैं ना, इनकी प्रायोरिटी इक्वल होती है। मतलब इनको कैसे समझना है हमें, कि अगर एक पूरा एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी बराबर होती है, इक्वल होती है। डी के बाद एम आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कोई सुपीरियर है, नोबडी सुपीरियर। लेकिन ब्रैकेट का बी सुपीरियर है, ब्रैकेट का बी क्या है, सुपीरियर है। डिवीजन से ऊपर आ रहा है तो सुपीरियर है, लेकिन डी और एम लिखे जाते हैं, डी और एम, डी के बाद एम आता है, बट सुपीरियर कोई नहीं है। दे हैव इक्वल प्रेसिडेंस, बराबर वेटेज होता है। सिमिलरली जो ए और एस है, इनका आपस में प्रेफरेंस क्या है, इक्वल है। बट मल्टीप्लीकेशन का प्रेफरेंस एडिशन से ज्यादा है, सबट्रैक्शन से भी ज्यादा है। लेकिन डी और एम आपस में इक्वल है, ए और एस भी आपस में इक्वल है। इसका सिंपल सा कारण भी है। जैसे किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, मैं किसी संख्या को 10 को मान लिया 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे 10 डिवाइडेड बाई 2 कैसे लिखा जा सकता है, 10 इंटू 1/2। तो इट इज लाइक 10/2। डिवीजन जो है वो एक मल्टीप्लीकेशन ही तो है, 10 इंटू 1/2। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का प्रेफरेंस ऑर्डर इक्वल होता है। अब आप लेफ्ट टू राइट चलो, जो पहले आए वो पहले कर लो। आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है कैलकुलेशन में, जो पहले आए वो पहले कर लो। अगर पहले डिवीजन है तो पहले कर लो डिवीजन, बाद में मल्टीप्लीकेशन, बाद में मल्टीप्लीकेशन कर लो, लाइक दैट। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में जो पहले आएगा वो पहले करेंगे। लेकिन अब ब्रैकेट की खास बात क्या है, कि ब्रैकेट कहीं भी हो, पूरे कैलकुलेशन में ब्रैकेट कहीं भी हो, हमें सॉल्व उसको सबसे पहले करना पड़ेगा।
तो पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे बढ़िया है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जिनकी इनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट जाने में जो पहले आए वो पहले कर लो। अब ओ बड़ा मजेदार है, राइट। ओ मजेदार इसलिए है, जैसे ओ को हम बोलते हैं ऑफ। अच्छा, जब मैंने पहली बार बॉडमास पढ़ा, सीरियसली बताऊं तो पहली बार तो ध्यान नहीं देते हैं कि ऑफ मतलब ऑफ होगा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो मैंने कहा ये ऑफ क्या होता है, मतलब ऑफ का मतलब इनटू, ऑफ होता क्या है। आई गॉट कंफ्यूज कि ऑफ की जरूरत क्या थी। भाई मल्टीप्लिकेशन तो मैं ऑलरेडी बॉडमास में पढ़ रहा हूं ना, ये ऑफ का मतलब क्या है, इसकी क्या जरूरत है, मतलब मैथमेटिक्स में ऑफ क्यों लिखना है, अंग्रेजी है क्या, क्यों ऑफ लिखना है। आप मुझे बताओ, जब हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा, थोड़ा क्यूरियस ज्यादा था मैं बचपन से, कि ये ऑफ की आखिर जरूरत कैसे पड़ गई, मतलब हु टोल्ड कि ऑफ की क्या जरूरत है, मतलब ऑफ कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर तो है नहीं, है क्या, आप मुझे बताओ, क्या ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर है, नहीं। अगर मैं ऑफ लिखे इनटू लिख रहा हूं तो इनटू से भी तो काम चल सकता था ना मल्टीप्लिकेशन। ऑफ रिप्रेजेंट इज का की जरूरत मैथ्स में कहां है, वही पूछ रहा हूं मैं शिता जी, मतलब का की जरूरत मैथ्स में है क्या। जब तुम्हारे पास एक इनटू का साइन है तो लगाओ ना उसको, का कहां से आ गया। तो का के पीछे का कांड मुझे पता चला जब मैं थोड़ा क्यूरियस तो था, जान नहीं पाया, कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि ऑफ क्यों लिखते हैं, देन आई गॉट लिटिल क्यूरियस एंड लेटर व्हाट आई लर्नड, आई वाज सो सरप्राइज्ड अबाउट द स्कूल सिस्टम कि सोच भी नहीं सकते हो, अभी आपको दिखाता हूं, राइट। तो मैंने थोड़ा जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बॉड मास को अमेरिका में पेड मास बोलते हैं, अंडरस्टैंड दिस। और बॉड मास कहां बोला जाता है, ब्रिटेन में। अच्छा, ब्रिटेन और अमेरिका के आपस में मस्त लड़ाई चलती थी सुपीरियरिटी की, तो इन लोगों ने क्या किया है, जहां खुरपेंच कर पाए हैं इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। हम इंडियन क्या करते हैं, अंग्रेजों ने हमें रूल किया तो हम बॉड मास पढ़ते हैं, हम अंग्रेजों को फॉलो करते हैं। अब जैसे आप अमेरिका और ब्रिटिश की बात करोगे तो वो कलर, एक कलर लिखता है, एक कलर लिखता है, एक ओ के बाद यू लगाता है, एक नहीं लगाता है। इन्होंने आपस में खूब खेल किए, चाहे वो मेजर करने की मैट्रिक्स हो, राइट, चाहे वो जो भी हो, मतलब वॉट एवर दे ट्राइड की एक कंट्रास्ट क्रिएट करें। तो जैसे ये बॉड मास लिखा इन्होंने, इन्होंने यहाँ पेड मास लिखा। अब पेड मास में देखो ओ नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं, लेकिन पेड मास से आपको बॉड मास की क्लैरिटी मिलेगी। ऑफ जो है ना, अभी क्यों डाला गया आपको बहुत हंसी आने वाली है अभी, मतलब मजा आ जाएगा। तो जब पेड मास मैंने देखा आई गॉट इंटरेस्टेड कि अच्छा अमेरिका में बॉड मास को पेड मास बोलते हैं। तो पी का मतलब क्या था, वही पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस इन्होंने बोला, ब्रैकेट का दूसरा नाम पैरेंथेसिस भी होता है एक तरह से। ई जो था उनके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ओ, उनके यहाँ ई था, ई का मतलब था एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अगर मैं एक्सपोनेंट बोल रहा हूं शब्द, मतलब होता है 2 की पावर 3 है तो एक्सपोनेंट हो गया। डी एम ए एस तो सेम ही है, राइट, यहां भी। तो अमेरिका में ऑफ नहीं होता है, आपको पता है, एक्सपोनेंट। ये ओ जो है ना, ओ, ये ऑफ होता ही नहीं है। ओ होता है बेसिकली ऑर्डर, ऑर्डर मींस पावर। ऑफ पता है क्यों कराया गया, क्योंकि जब कक्षा 5 के बच्चे को तुम बॉड मास पढ़ा रहे हो, उसको पावर बढ़ाते हो क्या कि 5 की पावर 3 क्या होता है, नहीं। तो भैया क्या किया गया कि इसकी जगह हिंदी में का लिखेंगे और अंग्रेजी में ऑफ लिखेंगे और कहेंगे ओ का ऑर्डर ऊपर होता है, वो बाद में भविष्य में जाके सीख लेगा, उसे पढ़ाई देंगे उसको कि ये तो ऑर्डर होता था बेटा। उन्होंने ओ को ऑफ कर डाला जस्ट इस वजह से, आपको पता है, क्योंकि ऑर्डर तो पढ़ाते नहीं 5 में, लेकिन अब बॉड मास को बीडीएमएस तो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाना तो बॉड मास ही है, ओ का नाम अपनी तरफ से रख दिया ऑफ। अब बोले इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में क्या रखना है, ऊपर रखना है, और इसका मतलब होगा इनटू। हे भगवान, मतलब समझ रहे हो आप कितना बड़ा अन्याय है जो आज तुम्हें मैं क्लियर कर रहा हूं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आज भी आपको बॉडमास ही पढ़ना है और एसएससी भी ऑफ लिख के ही सवाल पूछेगा, वो अभी भी तुमको बच्चा मान के ही चल रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि तुम बचपन के स्कूल टीचरों पे उंगली उठाओ, वो कहता है भैया इसको भी ऑफ और का लिख के देंगे हम। तो ये अभी भी ऑफ ही है। बट एक चीज आप समझ लेना एडिशनली कि ये बेसिकली मामला एक्सपोनेंट का है, पावर का है, ऑर्डर का है। तो जैसे कहीं तुम्हें 4 की पावर 1/2 लिखा दिख जाए तो ब्रैकेट के बाद उसको सॉल्व करना है तुमको कि इसकी वैल्यू 2 है। ये ओ इज दैट ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। अमेरिका वाला पेडमास ज्यादा सही है ना, उसमें सब क्लियर है। ऑफ यहां एक फर्जी शब्द बनाया गया और ऑफ बोल के अब बोला गया कि ऑफ का करेंगे क्या। भाई बच्चे से हमें चेक करना है कि उसको बॉड मास आता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा ऑफ को पावर तो लगा नहीं सकते, बच्चा पावर जानता नहीं, 5 की पावर 3 तो बच्चे को आता नहीं कक्षा 5 में। तो उन्होंने कहा एक काम करेंगे, ऑफ का मतलब भी इंटू ही कराएंगे और बस ये बोलेंगे कि ऑफ का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, वो उस नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा है, ताकि वो ओ वाला जो ऑफ है हमें ये पता चले कि जो बॉड मास का ओ है, ओ ओ ओ, उसकी प्रायोरिटी वो समझता है कि नहीं समझता है। बेवकूफी। ठीक है भैया, क्या करोगे,
हैं, स्कूल है, रटा दिए, रट लिए, हम भी पढ़ लिए, बट यस लिए थे भैया कि इट्स ओ इज नॉट ऑफ, इट्स ऑर्डर ऑफ, बट हमें ऑफ बना दिया गया जबरदस्ती, और हमें बोला गया कि इसका मतलब होगा इनटू, और इसको तुम्हें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो एनीवे, मजा आया कि नहीं? यस। अब मैंने इतनी रिसर्च करी तुम्हारे लिए, सोचो। एंड दिस वाज माय क्यूरियोसिटी इन दैट क्लास, अंडरस्टैंड दिस प्लीज। जब मुझे बॉड मास पढ़ाया गया पहली बार, तो मुझे यही लगा कि ये है क्यों आखिर, मतलब ये का क्या होता है, मतलब गणित में का की जरूरत क्यों है मुझे, जब मुझे पास इनटू का साइन है, राइट? और इसी क्लैरिटी मुझे बहुत लेट मिली, बिकॉज उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं थे, पूछो तो कोई बताता नहीं था, मार पड़ती थी। तो वो क्यूरियोसिटी बनी रही, बनी रही, बनी रही, बनी रही, एंड देन आई एक्सप्लोर्ड लेटर ऑन। जब मेरे पास उस तरह के कंटेंट का एक्सेस आया, इंटरनेट आया, तो मैंने कहा बस अब गूगल बाबा से पूछते हैं। गूगल बाबा ने जवाब नहीं दिया, बट मुझे अमेरिका वाला ये मिल गया कंटेंट, एंड देन आई अंडरस्टूड द होल गेम। पूरी कहानी मुझे तब समझ में आई कि अच्छा, ये खेल इसलिए किया गया है। ठीक है, सो एनीवे, ओके, समझ में आ रहा है सभी को? किसी को डाउट है तो बताओ। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो मुझे बता दो। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और होती है जो आप ध्यान से देखना, एक वी भी होता है। ओके, इसको बोलते हैं, इस बॉड मास के पहले भी इसके एक्चुअली में इसको मतलब 5वीं तक तो मैं बॉड मास पढ़ाया गया, एक शुरू में बी था, उसको तो उड़ा दिया। देखो, शुरू और लास्ट वाले को उड़ा सकते हो, उससे जो बाकी बचा ऑर्डर है ना, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन बीच का ओ तो गायब नहीं कर सकते, वरना बॉड मास क्या होगा, बदमाश हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला वो उड़ा नहीं सकते थे, इसलिए उसकी जगह उनको ऑफ करना पड़ा। लेकिन शुरू का जो वी है वो हटा ही दिया। अच्छा, क्या 5वीं के बच्चे को क्यों पढ़ाना है? तो वी का मतलब होता है विनिकुलम। आई थिंक इसमें यू होता है कि ए होता है विनिकुलम में, आई थिंक यू होता है, नॉट ए, इट्स यू, राइट, विनिकुलम। तो विनिकुलम की प्रायोरिटी ब्रैकेट से भी ऊपर होती है, और इसका मतलब क्या होता है इट्स वी यानी विनिकुलम का? जैसे आपने देखा होगा कई बार एक नंबर, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं 12 × 14 और इसके ऊपर ये डंडी खींच दूं, इसका मतलब है एक छत के नीचे है 12 × 14, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। इसकी प्रायोरिटी ब्रैकेट से भी ज्यादा है, इसको आप बार भी बोलते हो। ठीक है, इसका नाम वैसे होता है विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब जैसे बार लगा दिया आपने एक कैलकुलेशन के ऊपर, तो वो एक छत के नीचे, उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो इट्स लाइक, जैसे ब्रैकेट क्या होता है, एक एक ग्रुप ऑफ कैलकुलेशन को डिनोट करता है ब्रैकेट, ऐसे ही विनिकुलम भी एक ग्रुप ऑफ कैलकुलेशन को डिनोट करता है कि पहले मुझे सॉल्व करो, उसके बाद आगे सॉल्व करना। इसकी प्रायोरिटी ब्रैकेट से भी ज्यादा होती है। ब्रैकेट में आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? ब्रैकेट्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है छोटे वाले की, फिर मझले वाले की, और फिर बड़े वाले की। तो ये प्रायोरिटी आपको पता होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट और विनिकुलम में अंतर क्या है यार? दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों का सिंबल अलग अलग है, राइट? मैंने बोला ना कि वो छत है, तो छत के नीचे जो भी है उसको सॉल्व करो। ठीक है, हाँ जी। तो एग्जाम में तुम्हारी चीज आती है ना, विनिकुलम लगा देते हैं, वो ब्रैकेट ना लगा के विनिकुलम, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कि वो ब्रैकेट के बजाय एक सिंबल उन्होंने और बना रखा है, छत। विनिकुलम के क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, अरे आते हैं, नहीं आते हैं, सीख लो भाई। आते हो, आ गए तो क्या करोगे? आप खुद सोचो कि आपके एजुकेशन सिस्टम में जब ऑफ सिखा दिया गया तुमको, तो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। बच के रहो इन लोगों से, समझे कि नहीं? जस्ट लर्न इट बाई बी बॉड मास। मैं जब भी सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ता हूँ और जैसे सवाल कोई मिलता है मुझे, और जब वहां जैसे ही मुझे ऑफ लिखा दिखता है ना, मेरे को हंसी आती है बस, लिटरली आई जस्ट लाफ। जैसे ये सवाल है, यहाँ ऑफ दिखा मुझे, मुझे बस सिर्फ हंसी आ रही है, कुछ आई एम जस्ट लाफिंग एट माई सेल्फ, कि ये क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, और अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी हमें इस का को प्रायोरिटी देनी है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। एनीवे, नंबर लाने हैं तो भैया करो, सीखो, भले ही तुम्हारी बुद्धि बढ़ चुकी है, बट वो मान के चल रहे हैं कि नहीं, जो हमने बचपन में पढ़ाया वही तो पूछेंगे, वरना बच्चा भी विद्रोह कर देगा कि हमें क्या पढ़ाया था ऐसा। तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हें पता भी नहीं चले चीज। सोचो, कितने लोगों को बात नहीं पता थी, ईमानदारी से बताना। बॉड मास के ऑफ को तुम ऑफ समझ के बैठे थे कि नहीं समझे थे? कितना बड़ा स्कैम तुम्हारे साथ हुआ है, सोचो तुम, बिग स्कैम विद यू, राइट? एनीवे, ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? चलो, तो अब ये है सिंपल सा बॉड मास, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सारे सवाल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। बस आपको ऑर्डर क्लियर होने चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें, बिकॉज बिना बॉड मास के ऑर्डर के आप कैलकुलेशन में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, किसको पहले करना है किसको बाद में, एंड देन यू विल मेक हैवी मिस्टेक्स। तो चलिए काम करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं बॉड मास पे बेस्ड, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जैसे ये सवाल है, इन सवालों में कोई बहुत आपको शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा मैं, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द क्वेश्चन,
बट आई थिंक उसका भी कोई खास एडवांटेज नहीं होता है. यू हैव टू गो थ्रू द ग्रिल, द प्रोसेस एंड गेट द आंसर. और एग्जाम में सवाल आते हैं तो हमें जैसे ये सवाल दिया हुआ है, अब इस सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट. आपको पता है क्योंकि वी वाला नहीं है, विनकलम नहीं है, कहीं विनिकलम नहीं है, तो हमें बी यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है. अब ब्रैकेट में अगर आप जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है. तो मैं पहले न्यूमरेटर उठाऊंगा, एक एक करके आपको ऑपरेटर एक्सप्लेन करता हूं. तो यह है 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इनटू. अब मुझे अगर ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के भीतर जब जाओगे तो आपको छोटा ब्रैकेट मिलेगा. तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, -1. -1 के आगे एक माइनस और लगाए तो ये हो गया +1. 5 में जुड़ा +1 तो क्या हो गया 6. क्या मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया? यस. ब्रैकेट का रिजल्ट हमने बाहर रख दिया. अब मैं आगे जैसा भी दिया है उसको लिखूंगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई. अब देखना एक चीज, आप कहोगे 2 ऑफ 4. अब बॉड मास कहता है कि भाई ये ऑफ है, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 2 चौके 8, थोड़ा मुस्कुरा लो और लिख दो 8. ठीक है, तरीका वही रखना है बचपन वाला, बदलना नहीं है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है भैया, क्या करें. ठीक है, तो 2 4 8 करो आप यहाँ. फिर नीचे आते हैं, नीचे भी एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट की वैल्यू 3 है, तो मेंटली इस ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर लो कि 3 है. आप उस ब्रैकेट को हटा के 3 सोच सकते हो. और फिर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 4 + 4 डिवाइडेड बाई 8. और 8 ऑफ 2 जो है इसको पहले लिखना पड़ेगा मुझे 16. 8 ऑफ 2, क्योंकि ब्रैकेट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं 3. तो 8 ऑफ 2 का मतलब 8 × 2 16. 8 × 2 16. फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटू 2 है बटे हमारा 3 है, -8 है बटे हमारा 2 है. अब आते हैं बाकी चीजों पर. हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया, तो क्या बचा, DMAS. मैंने क्या बोला, डिवीजन पहले करना है, मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, और डी और एम में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है. इसमें जो पहले आए वो पहले कर लो वाला खेल होता है. तो मैं आगे बढ़ूंगा ऐसे लेफ्ट टू राइट. एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी नहीं करना है आपको, पहले क्या करना है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन. तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मैं देखूंगा पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है कि डिवीजन. आपको सबसे पहले डिवीजन आ रहा है. 2/4. 2/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2. तो मैं सब लिखता जाता हूँ. 5 माइनस पहले 2/4 करूंगा जो कि 1/2 होगा, इंटू 6 लिखूंगा. मैं आगे जाऊंगा 5 इंटू. अब देखो यहां पर अगले में क्या है, अगले कैलकुलेशन में इंटू पहले है, तो पहले इंटू कर लो आप. अगली कैलकुलेशन में डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का कोई ऑर्डर नहीं है. कहां का ऑफ छूट गया है, और भी ऑफ थे क्या, अच्छा इधर भी था क्या, ओहो, 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 8 था. अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट. तो 2 ऑफ 8 कितना होगा, 2 8 16. इसको 16 लिखो. ठीक है, तो मैं आता हूं यहां देखो क्या है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट. ये कैलकुलेशन में मैं लेफ्ट टू राइट जब जाऊंगा तो मैं पहले डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे आए वैसे कर लो. यहां पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यू आएगी 20/8 आएगी. यस. नीचे आओ, डिवाइडेड बाई 4 + 4/16 आपका बनेगा 1/4 इंटू 3 इंटू 2. और पहले अब देखो यहां पर थोड़ा सा क्या करना है आपको, खेल जैसे ऑर्डर में आता जाएगा वो खेल करना है. तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 1/4 इंटू 3 इंटू 2. अब 2 के बाद क्या है, डिवाइडेड बाई 3. तो डिवाइडेड बाई 3 आपको ऐसे लिखते हो, राइट, लाइक दैट. और यहां पर आपकी वैल्यू है -8. अब ये 8/16 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. अब यहां से 3 से 3 कट जाएगा. सारी चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 5 - 3 + 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बटे नीचे आ जाओ. ये वैल्यू आपकी हो गई 4 + 1/2 - 1/2. ये कट जाएगा आपका, कटा कि नहीं कटा, यस. और अगर ये वैल्यू आपकी कटी तो आप बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है. यहां पर आपको मिलेगा -2. तो 2 - 2 -4 हुआ, ये 1 बना और 1/8 है. लेकिन ये तो कहीं उत्तर दिया ही नहीं है यार, 1/8. क्या ऊपर 9 आएगा, यस, क्योंकि ऊपर जुड़ रहा है ना, 2 दूनी 4 जुड़ेगा ना 5 में, तो 9 आएगा, घटेगा थोड़े ना. तो आंसर आ गया ए. प्रोसेस समझ में आया, मतलब सिंपल बॉड मास लगाना है और मेहनत करनी है, जैसे बचपन में आपने की है, आपका उत्तर आ जाएगा. ठीक है, विल गेट योर आंसर बाई हार्ड वर्क. जो बचपन में किया है वही करना है आपको. अब एग्जाम में जो सवाल आपके आते हैं यूजुअली, अभी सरल भी कई बार आ जाते हैं, कई बार ऐसे न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, घबराने थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो पेशेंस के साथ करोगे तो उत्तर आ जाएगा. जैसे अगला सवाल देखो, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक एक्सप्रेशन ऊपर दिया है, एक नीचे दिया गया है, कह रहा है इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी. तो पहला कार्य तो यह है कि बेटा सॉल्व करो, ये कोई नए तरह का सवाल नहीं है. अब तुम्हारी जो भी वैल्यू आए वो देखो किसके बीच में लगा दो. जैसे ये सवाल है, अगर इसको सॉल्व करना है, आपने आपको मल्टीप्लाई किया, पावर नहीं लिया. अरे सबरेज बाबा, आप समझे नहीं मेरी बात, भैया मल्टीप्लाई ही करना है, वो पावर नहीं है. बचपन में तुम्हें 2 की पावर 3 जो है लिखवाना था उनको, बट वो लिखवा नहीं सकते थे. तो उन्होंने कहा हम बच्चे से ये टेस्ट करेंगे 2 ऑफ 3, और बोलेंगे ऑफ का मतलब है इंटू करना है तुमको. तो इनका जो ऑफ है ना, जो स्कूल में पढ़ाया गया, उसका मतलब इंटू ही है. उसका मतलब नहीं कि तुम पावर चढ़ा के अपना ज्ञान दिखा दो. ज्ञान तुम्हें दिखाना नहीं है,
जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि तुम्हें पता हो बस सच्चाई। करना वही है। ऑफ का मतलब आपका इनटू ही है जो स्कूल में पढ़ाया गया है एसएससी के एग्जाम्स में। क्योंकि 2 की पावर 3 वो 5वीं में लिख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि हम 2 की पावर 3 बच्चे से पूछेंगे ही नहीं, हम बल्कि एक नया ऑपरेटर अपना बना देते हैं, ओ फॉर ऑफ। ठीक है, और 2 ऑफ 3 का मतलब 2 into 3 होगा, दैट्स इट। आपको पावर नहीं चढ़ा देना है, ये मत करना। यहां हो, ये सवाल देखो। कंफ्यूज हो रहे हो आप? क्यों भैया कंफ्यूज हो रहे हो कैप्टन साहब? हाँ, फिर मेरी बात ही नहीं समझे तुम, जो मैंने समझाया मैंने गलत बता दिया तुम लोगों को। माफ करो यार, एक काम करो ना, तुम ना मैंने जो भी बोला है वो भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ सोचो कि बॉड मास जो तुमने बचपन में पढ़ा था वही लगाना है। जो ज्ञान तुमको मैंने दिया उसको प्लीज भूल जाइए, प्लीज फॉरगेट इट। क्योंकि मैंने इसलिए समझाया कि तुम्हारा ज्ञान वर्धन हो, और तुम लोग कंफ्यूज होकर बैठ गए। हम तो कंफ्यूज होने के लिए सर बैठे थे, आपने बस मौका दिया, हम हो गए। जो मैंने आपको कहानी बताई है वो एक क्यूरियोसिटी के तौर पे बताई है कि भैया ऐसा ऐसी कहानी हुई इसलिए ऑफ बोला गया। अब तुम उसमें कंफ्यूजन भी ढूंढ लिया अपना, वाह। ठीक है, चलो सवाल करो यार। 1/5 को पहले 1/5 से गुणा करेंगे ऑफ को रिजोल्व करने के लिए। 1/25 हो गया ये। फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करें। तो पहले ये छुटका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको मिलेगा 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। अब एक चीज देखना, कभी भी अगर दो फ्रैक्शन हो a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो क्या होता है आपको पता है? ये वैल्यू हो जाती है AD/BC। होती है कि नहीं होती है? बेसिकली आप क्या करते हो, a/b करते हो और c/d को उल्टा करके ऐसे लिख देते हैं। तो डिवीजन को जब भी इनटू में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा कर दो। तो जैसे ये 1/25 हो गया ऑफ को सॉल्व करने के बाद, फिर ये डिवीजन है 1/5 से। अगर आप 1/5 से डिवाइड करो तो आप इसको इंटू 5 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये भी चीज मैंने लिख दी है। आगे इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/25 है, इसको मुझे 1/5 से डिवाइड करना है, 5 से काटेंगे 25, तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये ब्रैकेट 1/5 आ गया आपका। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट पे आ जाओ। अब दूसरा ब्रैकेट है 1/5 बटे 1/5 बटे 1/5। इसमें बॉड मास कैसे लगाओगे? पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर 1/5 से डिवाइड करेंगे। तो 1/5 को आप पहले 1/5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, और फिर उस 1 को अब आप 1/5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। नीचे कट जाएगा पूरा, जो एक 5 और आया क्योंकि दो ब्रैकेट्स बगल बगल में प्लेस है, वो कट के 1 दे देगा। तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया, डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। ओके, आप ये देखोगे तो भी हो जाएगा, मतलब लाइक दैट, बट जस्ट टेलिंग यू कि भाई ऐसे होता है। कमिंग नेक्स्ट, ये 1/3 है, तो यू विल से कि भाई ये वैल्यू मेरी 1/3 है, प्लस ये अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है मुझे, तो अंदर ब्रैकेट के पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को देखो जरा, 6×3 = 18, 19/6 माइनस 3 दूनी 6, 7/3। 7/3 को अगर मैं 14/6 लिखूं तो बुरा मानोगे क्या? माइनस 19/4, बुरा तो नहीं मानोगे? 7/3 को मैंने 14/6 लिख दिया, 6 नीचे था, बना लो 6 ताकि घटाना थोड़ा आसान हो। तो ये वैल्यू जब घटाओगे तो मिलेगी 5/6, 19 में से 14 गया, 5/6 हो गया, और ये 19/4 है। तो 1/3 प्लस 19/4 माइनस 5/6, राइट। अब जरा एलसीएम लेते हैं यार। अब ये ब्रैकेट हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इसको घटा के इससे जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे मैं लेता हूं एलसीएम, और एलसीएम बनेगा मेरा 12। तो पहले इस ब्रैकेट के मामले को देख लेते हैं, राइट। 12 एलसीएम बनाओगे, आप कहोगे 19 × 57, 4 × 12, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, और ये 12 3 चौके 12 है, तो 4 यहां बन जाएगा। 61 माइनस 10 कितना हुआ आपका? 51/12 अल्टीमेटली बनेगा, जिसको आप अगर डिवाइड करेंगे 3 से पहले तो 3 17, 3 चौके, फिर आप कहोगे 4 चौके 16, 4.25 मेरा आंसर आया। आया कि नहीं आया? 4.25 जो आंसर है वो बी आंसर में जाएगा, क्योंकि 4.2 और 4.4 के बीच में होगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि देखो ये सवाल जो है ना, ये पूरा पेशेंस टेस्ट करेंगे आपके। सर अगर आपको मल्टीपल की तरह यूज करना है तो उन लोगों ने लाया ही क्यों? यार ये मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हो आप, ये जिन्होंने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन डाले उनसे पूछो, मुझसे मत पूछो ये सवाल। मैंने उनकी बात भी आपको समझाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझो इस बात को भी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको बॉडमास के नाम से पढ़ाना था, पहली बात। दूसरा, वो तुमको कक्षा 5 में कैसे 2 की पावर 3 पढ़ा सकते हैं? 2 की पावर 3 समझने में तो बच्चे ग्रेजुएशन तक स्ट्रगल करते हैं कि भाई किसी की संख्या की पावर, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है ना,
exponent is not meant to be taught in class 5th. So they cannot introduce exponent in class 6th. बट वो चाहते थे कि कभी तुम ब्रिटेन में जाओ तुम्हारी बेइज्जती भी ना हो कि इनको तो ओ माने ऑफ ठीक, या किसी तुम बड़े हो जाओ और बड़े होके फिर तुम्हें बॉड मास पता ही ना हो कि ओ भी होता है. तो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस ऑफ इन प्लेस ऑफ ओ. और उन्होंने कहा कि हम ऑफ का मतलब बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, ताकि बच्चा मल्टीप्लिकेशन करे बस खाली, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑफ को पहले प्रेफरेंस दे. दैट इज व्हाई दिस वाज डन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज उनकी भी मजबूरी है, आप समझो उनकी मजबूरी. या तो वो तुम्हें बॉड मास ना पढ़ाएं, और या तुम्हें बॉड मास का ओ काट के पढ़ाएंगे तो तुम फ्यूचर में जाके स्ट्रगल करोगे कभी ना कभी, है ना. तो तुम्हें बॉड मास के नाम से पढ़ाया गया, बस ओ का कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया. ठीक है. ओ ना होता तो क्या लॉस होता? तो तुम बॉड मास को क्या बोलते बताओ? अगर ओ ना होता तो तुम बॉड मास को क्या बोलते हैं? बीडी एमएएस. पहली बात तो इसको बोलना मुश्किल हो जाता, पहली बात. रो इज इट इजी टू से बीडी एमएएस? नो. बॉड मास इज अ गुड नेम, एक्सपेक्टेड यूनिवर्सली. तो उन्हें यही नहीं करना था ना, उन्हें बॉड मास को बॉड मास ही करना था. राइट, सिंपल. उन्हें ओ रखना था. आगे बढ़ जाए भैया. गलती हो गई कि मैंने बता दिया इसको. ठीक है, माफ कर दो यार प्लीज. अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी अपने पास ही रखूंगा, मैं अपनी मुश्किलें बढ़ा लेता हूं. अब तुम सारे सवाल पूछोगे. बचपन में सवाल नहीं निकला कभी ये ऑफ क्या है, अंग्रेजी कहां से आ गई मैथ में? तब क्यूरियोसिटी नहीं थी तुम्हारे अंदर. अब आज सब कुछ जानना है तुमको. विकिपीडिया बन जाऊं मैं आज. मैंने क्या बोला? ज्ञान के लिए बस जान लो, बाकी भूल जाओ. सवाल तो वैसे ही करना है यार, बॉड मास. ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं. अब देखो, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, और स्पेशल सीक्वेंस को समझना बहुत आवश्यक है. ये मैं ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुका हूं. अगर मैं बात करूं अलजेब्रा में, तो हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं. ओके. अब देखो, बॉड मास में ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बॉड मास में कुछ करना ही नहीं है. एक बार बॉड मास समझ में आ गया तो उसी सवाल को फिर बॉड मास लगाते रहो. मैं मेहनत करूं, आप करो, एक ही बात है, तो आप ही करना. मुझे डिफरेंट पैटर्न पे आपको लेके जाना है. तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसपे सवाल आता है. तो सिंप्लीफिकेशन में हमने उस तरह के पैटर्न्स को इंक्लूड किया है, कैसे वो सवाल होंगे. तो जो एल्जेब्रा बेस्ड पैटर्न है, क्योंकि उसमें आपकी एफिशिएंसी है, आगे भी बॉड मास के क्वेश्चन जैसे ये है आएगा. देन एल्जेब्रा बेस्ड पैटर्न है जिनका फॉर्मूला आपको पहले से आता है, उनका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं. राइट. तो जैसे ये सवाल है, आप देखो, एक्स दिया है मुझे, वाई दिया हुआ है. ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पहले मैं उस पर आता हूँ. कभी भी आपका अगर एक्स इंटू वाई 1 के बराबर होगा, तो ये ध्यान रखना आप हमेशा कि 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू 1 के बराबर ही होगी. इस कॉन्सेप्ट को सभी को ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को सभी को ध्यान रखना है. आप वाई की जगह 1/x रख सकते हो, वाई की जगह 1/x रखो, आप सिंप्लीफाई करो, 1 आ जाएगा. बट इसको ध्यान रखना है, इसमें बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे. अब इस सवाल में दोनों जगह पर, एक जगह क्यूब है, एक जगह क्यूब है. अब मुझे क्या करना है? मुझे बस ये वेरीफाई करना है कि क्या x इंटू वाई 1 है कि नहीं है. राइट. 99% होगा ही होगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे लग रहा है सवाल बना हुआ. अदरवाइज आपको एक्स क्यूब निकालने में खुद सोचो, और वाई क्यूब निकालने में इतने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का मतलब इट्स क्वेश्चन बहुत लंबा होगा. तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल मन की शांति के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं. तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जरा आप बताएं. ये x की जो वैल्यू है √97 माइनस 4√6 है. यहां जो y है, इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बताओ जरा. ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना आपकी, ये इसका 9 गुना लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 टाइम्स लिखा हुआ है. 97 का 9 टाइम्स है ये. 97 100 माइनस 3 होता है, ये 900 माइनस 27 है. 9 इंटू 100 900, 9 इंटू 3 27. तो अगर मैं y को गौर से देखूं तो y में 9 को अगर मैं कॉमन निकालूं, फिर बाहर निकालूं, 3 बाहर आएगा, 3 से 3 कटेगा, जो बचेगा वो बचेगा √97 प्लस ये जो वैल्यू 24 लिखी है, इसमें 2 अंदर ले जाओ, 2 अंदर जाएगा, 4 बनेगा, 24 चौका 96 हो गया. x की वैल्यू आपकी क्या है? वही √97 माइनस 4 अंदर ले जाओ, 16 छक्का 96 बनेगा. मजेदार बात यह है कि 97, ये जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर 97 है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर 96 है, इसका अंतर 1 है. आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों जो पेयर्स होंगे, ये बेसिकली रेशनलाइज्ड पेयर्स हैं. और रेशनलाइज्ड पेयर्स में होता क्या है कि अगर आप x इंटू वाई करो तो 1 ही आ जाता है. x इंटू वाई करोगे तो क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही बात होगी. अब x इंटू वाई अगर 1 आ गया, तो आप जो मुझसे पूछ रहे हो, अगर यहां पर पावर सेम है तो वैल्यू 1 ही आएगी, यहां पर पावर 3 3 1. ठीक है, करेक्ट. तो यही चेक करना था आपको. अगला सवाल देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही सुपर क्लास क्वेश्चन.
69125292 69125292 और मुझे इसका रेशियो पूछा जा रहा है। फर्स्ट थिंग मैं कहूंगा सी आंसर नहीं हो सकता है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि न्यूमरेटर में जिन दो संख्याओं का सम है, डिनोमिनेटर में उन्हीं संख्याओं का अंतर है। तो न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर जब डिवाइड करेगा तो एक से बड़ा आएगा, और एक से बड़ा आएगा तो एक से छोटा उत्तर नहीं होगा। लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, आंसर तो आया नहीं यार। अब क्या करें? अब आप कहोगे कि कोई बात नहीं, अब एक काम मैं और करने जा रहा हूं। सब में दशमलव क्या एक ही जगह पर लगा हुआ है? चार स्थान पे, चार स्थान पे, चार स्थान पे, चार स्थान पे। तो क्या दशमलव का प्रभाव इस कैलकुलेशन पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो हर एक टर्म में दशमलव सेम जगह लगेगा, कट जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भैया दशमलव हम हटा के देखेंगे। दशमलव से वैसे ही एंग्जाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, मन विचलित होने लगता है। तो हम सबसे पहला कार्य ये करेंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू। दशमलव हटा दिया, क्लियर? स्क्वायर रूट भी हट सकता है। ये अतुल किसने बोल दिया तुमको कि स्क्वायर रूट हट जाएगा? स्क्वायर रूट कैसे हट जाएगा? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है √16/√25, तो तुम क्या बोलोगे कि ये वैल्यू 16/25 के बराबर है? ये वैल्यू 4/5 के बराबर है, जो कि 16/25 के बराबर नहीं है। ऐसा ना करें, गलत सलत कार्य, ठीक है? रूट नहीं कटता है। अब लेकिन दूसरी मजेदार बात क्या है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि जिसका भी यूनिट डिजिट 2 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। होता है क्या? 2 तो अंत में आता ही नहीं किसी स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि, लेकिन आंसर ऐसे सिंपल सिंपल आ रहे हैं, 1.5, 15, 9। यू विल फील लाइक कि कुछ तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तभी जो है इतना सिंपल आंसर आ सकता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें कुछ कॉमन वगैरह निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे 6912 है, तो एक चीज तो क्लियर है कि यार नहीं, रेशनलाइजेशन में मत जाओ। रेशनलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डोंट गो इनटू रेशनलाइजेशन। दो जोड़ दें, जोड़ने से क्या होगा बेटा? घटाना भी तो पड़ेगा, तो बाहर कैसे निकाल लोगे आप? तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसमें कॉमन खोजना पड़ेगा। तो पहला कॉमन जो आप खोज सकते हो वो कहोगे आपकी, अगर 12 लिखा हुआ है तो भैया इसमें से 4 से तो डिवाइड होगा। 2 1 3, 9 3 12, 6 18, 9 2 11, 2 13, 5 18। डिजिट सम 18 आ रहा है, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो कम से कम ये दिखा कि ये नंबर 36 से डिवाइड होगा। तो पहला कार्य यही करते हैं यार कि इस नंबर को हम जरा 36 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर एक एक करके करो, पहले 9 से डिवाइड कर लो। तो 9 इंटू 9 7 63, 63 के बाद 6 9 6 54, 7 9 72 बना। इसको जरा देखिए क्या बनेगा। ये 9 से 9 5 45, 7 9 72, 7 9 72। उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम 4 बाहर निकालेंगे, और पता था 4 से भी कटेगा ना, 4 से काटो, राइट? कैंसिल इट आउट थ्रू 4। तो आपको हो गया 4 1 9 4, के बाद 3 बचा, 4 9 36, 4 दूनी 8। यहां तक पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यस। ये वैल्यू देखो कहां पहुंचे। ये 9 है इंटू 4, 4 इंटू 4 1 9 4, 4 चौके 16, 4 7 28, राइट? यहां तक पहुंचे। अभी भी कोई सफलता मिलती हुई आपको दिख रही है? करीब हो बहुत सफलता के, मिली नहीं है, अभी मिल जाएगी। यहां से फर्दर आपका 3 बाहर आएगा, और यहां से भी 3 बाहर आएगा। जब वो 3 भी बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 64, और यहां से मिलेगा 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 49। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि हर एक टर्म में बेसिकली 108 और 108 का रूट दोनों में मौजूद है। ये वैल्यूज कट जाएंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी होगा ये चीज, हर टर्म में होगा, कट गया। आपका जो आंसर बना बेसिकली पता है क्या बना? √64 से बना 8, प्लस √49 से बना 7/8 - 7, आंसर आ गया 15। वन ऑफ द वे। तो यहां पर हमें उन सारी चीजों को पहले देखना पड़ा कि भैया दोनों टर्म में क्या क्या चीजें हैं जो सेम है। वो ऊपर नीचे कटेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली रेशियो का फॉर्मेट है, तो दैट हैज टू हैपन। एंड आफ्टरवर्ड्स बी फिगर्ड आउट कि भाई इसको हम कैसे, किस प्रकार से कर सकते हैं। सेकेंड तरीका इस क्वेश्चन का हो सकता है अप्रोक्सीमेशन। कट कैसे रहे हिमांशु जी? किसी भी कैलकुलेशन में अगर हर एक टर्म में सेम वैल्यू प्रोडक्ट में आ रही है, और वो न्यूमरेटर के हर टर्म में है, डिनोमिनेटर के हर टर्म में है, तो वो कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होगा क्या? आप चाहें तो सारे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं एग्जाम में।
वो तो आपकी चॉइस है बेटा, राइट। बट अगर ऐसे सवालों को भी आपने छोड़ना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी फिर, ओके, क्योंकि ऐसे सवाल तो बच्चे खोजते हैं एग्जाम में। ऑलराइट, तो क्वेश्चन करना है छोड़ना आपकी चॉइस है, आप अपने आप को कितना एनहांस करोगे, बट ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया अभी रिसेंट एग्जाम्स में। Okay, you are not in practice, so when you are not in practice you feel every question is difficult, okay, but when you will be in practice this question is not difficult at all, difficult तो बिल्कुल नहीं है। आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फिर हम इस नंबर को ना अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करने की कोशिश करें, हम एग्जैक्टली ना घुसें क्योंकि गैप्स अच्छे हैं, एक नंबर 1.5 है, एक ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, फिर एक 9 है, एक 15 है, एक 1.5 है, सो वी हैव गैप्स, गुड गैप्स। ऐसा नहीं है कि 15 है तो 14 भी लिखा हुआ है, नहीं, गैप अच्छा है। तो अब हम अप्रोक्सीमेशन रूट में ऐसे जा सकते हैं कि यार देखो, हम इसको रूट 69 सोचेंगे, इस नंबर को हम रूट 52 सोच सकते हैं, 53 भी सोच सकते हो, बिकॉज एक नंबर को आपने थोड़ा छोटा लिया, एक नंबर को उसके करीब वैल्यू ले लो, 53 ले लो, दशमलव का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें इस वैल्यू को सोचना है, न्यूमरेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन्हीं को घटाना है, ओके। अब इम्परफेक्ट जो नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है उसको निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं। 69 का स्क्वायर रूट लेना है तो आप इसके नियरेस्ट एक स्क्वायर नंबर सोचिए, वो 64। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ये उस 64 से 5 ज्यादा है तो 5 लिखिए, डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 यहां लिखते हैं। तो रफली अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू 8.3 के आसपास आ रही है, प्लस ये 53 है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर 49 है, 49 प्लस 4 है ये, तो 49 का स्क्वायर रूट बनता है 7, और 7 प्लस 4 बटे 7 दूनी 14 बनता है। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है वो आती है 7.28 के आसपास। इसको भी हम 7.3 ले सकते हैं, नॉट, देयर इज नो नीड टू बी सो प्रिसाइज। दिस बिकेम 1, ये 8 7 15.6 के आसपास लिखा मैंने। अब ये क्लियर हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब ठीक है चलो 15.6 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट अब ये तो क्लियर है ना कि उत्तर 10 से ऊपर गया ही होगा यार, मतलब वी हैव अप्रोक्सीमेटेड इट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है उसी का हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर हमें 15.6 मिला तो वी नो कि माय आंसर इज गोइंग टू बी 15, ठीक है, मेरा आंसर 15 ही होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आप अप्रोक्सीमेट करके भी सवालों को लगा सकते हैं, बस ये ख्याल रखना कि ऑप्शंस में गैप कैसा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछा है विद द सेम ऑप्शंस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमन लगा लगा के ही करें, वो प्रॉपर तरीका है जैसे होता है, बाकी आपका अप्रोक्सीमेशन काम करेगा, आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बड़ी भयंकर सी कैलकुलेशन दी है और कह रहा है कि ये 1 माइनस के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या है। तो ये जो भयंकर कैलकुलेशन है ना, इसमें कोई पैटर्न खोजना पड़ेगा, और एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि 4.669 का स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर सोचूं, और ये जो वैल्यू है 9, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, लेट से फॉर एग्जाम्पल, और मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है और 3 टर्म दिख रहे हैं। कुछ महसूस करो, महसूस आप ये कर सकते हो कि हो सकता है ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो, और हो सकता है ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बन सकता है। दैट्स हाउ थॉट विल गो ऑन लुकिंग एट द एक्सप्रेशन। यहां भी एक स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां भी कुछ लिखा हुआ है, तो 3 टर्म नीचे हैं, तो 3 टर्म अगर नीचे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बने और नीचे शायद एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए। और अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे बन गया तो एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई से सिंप्लीफाई होकर सॉल्व होगा। आप वेरीफाई कर लो बस ये चीज कि अगर मैं इस 9 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा। तो ये है 4.669 का होल स्क्वायर माइनस 9 अंदर जाएगा तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 3 अंदर जाएगा, और अगर 3 अंदर जाएगा तो आप कहोगे कि मेरे को 777 का 3 गुना करना है, और ये 2.331 बन जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका स्क्वायर है। अब नीचे इसका स्क्वायर मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे इसका स्क्वायर भी साफ साफ दिख रहा है। अब मामला बस 2ab का है, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप लिखो 2 इंटू ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये क्योंकि 2 इंटू 7 है और मुझे 2.331 अलग से दिख ही रहा है, तो मुझे b दिख रहा है, मुझे देखना है ये a है क्या, तो इसका 7 निकाल के इससे गुणा कर दीजिए। 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, फिर वही 7 6 42 4 46, तो ये तो आपकी क्लियर हो गई कि ये 4.669 है, तो जो हम सोच रहे थे वही है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू कन्वर्ट होकर आएगी वो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगी, और नीचे बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होगी, आपकी वैल्यू बनेगी एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.669 माइनस 2.331 डिवाइडेड बाय 4.669 प्लस 2.331 बनेगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 7,
और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 दशमलव, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर आ गया 8। अब अगला कार्य क्या है? डिवीजन। ठीक है, यही है ना, 4 2 6 1 7 नीचे बनेगा और ऊपर आपका 2.338 बन रहा है। ओके, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 0.334 बना। तो ये वैल्यू जो 0.334 आई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस के बराबर है। के की वैल्यू क्या होगी? अब 1 माइनस दिस 0.334, के की वैल्यू क्या होगी? 0.666, ये ऑप्शन। अब जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना बेटा, तो आप ये चेक भी नहीं करोगे। इसका रीजन बता रहा हूं क्यों। देखिए, ये जो नंबर्स दिए हैं, आप मुझे बताओ क्या एग्जामिनर की ये वाकई, मान लिया आप कहो कि डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy नहीं बनेगा, मान लिया आप ऐसा बोलते हो, तो फिर एग्जामिनर तुमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम 4.669 का स्क्वायर निकालो अलग से, क्योंकि अगर कोई एल्जेब्राइक फॉर्मूला में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो एग्जामिनर क्या चाहता है फिर आपसे? वो यही चाहता है कि आप हर एक टर्म की वैल्यू निकाल के सॉल्व करो। डू यू थिंक इट्स ह्यूमनली पॉसिबल इन एग्जाम कि मैं 4.669 का स्क्वायर निकालूं, फिर मैं 2.331 का स्क्वायर निकालूं, फिर मैं 14 का गुणा करके? ऑब्वियसली नहीं। दैट सिंपली मीन्स इट इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। तो यू कैन टेक दैट हेड्स अप एंड डू इट, मतलब बिना वेरीफाई किए हुए भी कर सकते हो। भाई हमने पहले दिमाग में कहा, हमने कहा ऐसा हो सकता है, फिर हमने चेक किया हुआ। अब ये गैप जो है ना, ये खत्म कर सकते हो, आपको पता है कि होगा यार, वरना कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को बैठ के? अगर कैलकुलेशन ऐसी होती कि भैया 12 × 12 दिया होता, यहाँ कुछ दिया होता 9 × 9, तब तो चलो ठीक है, मान सकता हूँ कि ये कोई भी फॉर्मूला ना हो तो चलेगा, क्योंकि मैं अलग अलग टर्म को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं सॉल्व करके तुम जो पूछोगे निकाल देंगे। तुम नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9xy लिख दो, प्लस 10xy लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सब निकाल देंगे हम। इफ वैल्यूज आर कैलकुलेटेबल, कि वो कैलकुलेट की जा सके। बट अदरवाइज अगर इस तरह का डेटा है तो ये सिंपल है कि वो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा, तो वो आपको सेंस आ जाएगा और आप बिना वो वेरिफिकेशन का टाइम वेस्ट किए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, और तब तक आप करो। जैसे अब ये कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन में मैं ये मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं कि एग्जामिनर ने धोखा किया होगा, कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो? नहीं, यहां भी धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि 5.4 का क्यूब, nobody expect you to solve 5.4 का क्यूब मैनुअली एंड 4.4 का क्यूब मैनुअली एंड डू इट। यहां भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये माइनस ए बी है? नहीं, 5 चौके 20, डबल माइनस 2ab बनेगा पक्का। ये मैं गट फीलिंग के साथ ही लिख रहा हूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनना ही बनना है। नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुना, लगभग लग रहा है। तो ये क्या -3ab लग रहा है, या यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट हियर? फॉर्मूला कोई ना कोई, देखो बेटा फॉर्मूला बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं बना तो उत्तर नहीं बनेगा। ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? और बन जाएगा, क्योंकि देखो ये a माइनस बी की वैल्यू 1 ही है, तो ये 3 गुना लगभग दिख रहा था मुझे, 5 चौके 20, 20 के ऊपर 3 गुना लगभग जाएगा 3ab, और a माइनस बी तो 1 ही है ना, तो ये नीचे ऐसा बनेगा। आप कहोगे ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब। आपका आंसर है 1/a माइनस बी, यानी 1/1 यानी 1। मैं ये चेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ रहे हो क्यों नहीं चेक कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 5.4 का क्यूब और 4.4 का क्यूब एग्जामिनर हमसे मैनुअली निकोला के सवाल नहीं करवाना चाहता है, समझे कि नहीं? तो देयर विल बी ए फॉर्मूला लाइक दिस ओनली, तो वो फील आपको देख के वैल्यू आ जाएगी। मैंने बस इतना देखा कि 47.52 अप्रोक्सीमेटली डबल है, नीचे देखा मैंने 71.21 अप्रोक्सीमेटली a इंटू बी का ट्रिपल है, और a माइनस बी जो है, जब मैंने इसको 3ab लिखा तो मुझे समझ में आ गया अभी फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर इसको मुझे a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है तो मुझे a माइनस बी भी चाहिए, बट उसको लाने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो खुद 1 है। तो 1 क्या है, 1 इंटू तो हमेशा मौजूद है, तो आपका आंसर यहां 1 हो गया। ठीक है, अब ये जैसे कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशन में हो सकता है कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला ना हो, और मैं दिमाग भी क्यों लगाऊं कि है कि नहीं है, जब इतनी छोटी कैलकुलेशन मैं सीधे करूंगा यार। 16 16 256, 27 या 81, 72 दूना 144, डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16, 9 1 9, 6 दूनी 12। मैं कह रहा हूं ये हो सकता है कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला हो, बट मुझे नहीं लगाना है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, सिंपल है, जोड़ दूंगा मैं सीधे, राइट। इन दोनों का टोटल 400 होता है, ये 481 हो गया, ये 16 9 25 और 12 37 हो गया। अब 37 से काटते हैं यार, ये 4 3 12 ऑलरेडी है, 37 से काटो, 37 का 37, 111, 37 111 होता है, तो 13 और 12 25 हो गया आंसर। क्या ये कोई फॉर्मूला था? जी हाँ था,
लेकिन हमें नहीं लगाना दिमाग यहां पर। 16 का स्क्वायर है ये, और ये देखना क्या है, 144 यानी 12 का स्क्वायर है, और ये 81 है। नहीं है फॉर्मूला, ये 9 का स्क्वायर है, शायद है नहीं फॉर्मूला। ठीक है भी नहीं, नहीं है ना, हाँ कुछ बन नहीं रहा है साहब बात। ठीक है, हो भी सकता था क्योंकि कोई फॉर्मूला है उसमें, वो एग्जामिनर एक छोटी वैल्यू भी डाल सकता है, इंटीजर वैल्यू डाल सकता है, तो होने को वो भी हो सकता है, बट यहाँ है नहीं। 16 + 9 + 12, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है, ये फॉर्मूला है, बस तुम पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है 4 की पावर 4 + 3 की पावर 4 + 12 का स्क्वायर, ये वैल्यू है आपका 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 12, ये x⁴ + y⁴ + x² y², ये फॉर्मूला है, ये x⁴ + y⁴ + x² y² बटे यह है x² + y² + xy। अब बताओ ये लगाना यहाँ बेवकूफी है कि नहीं है, हैं? इसकी वैल्यू होती है x² + y² - xy। आपको हो गया x² हो गया मेरा 16, 9 25 माइनस कितना हो गया, 4 × 3 = 12, ये वैल्यू 13 आ जाएगी। पर लिख के काट दो, बस क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया मैंने कि ये भी एक फॉर्मूला था। ठीक है, बट यहाँ सीधा निकालेंगे ना भैया, सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन जब तक संभव है कर लेंगे ना, अगर आसान है तो क्यों हम फॉर्मूले में दिमाग लगाएं। ये सवाल देखो जरा यार, एक बच्चे को बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालो, उसका आंसर 2/9 आया, आपको बताना है कि सही उत्तर में और उसके उत्तर में कितना अंतर है, तो बच्चा गलत हो गया, होना ही है ऐसे फर्जी सवालों में गलतियां होना लाजमी। तो कह रहा है कि इसका जो सवाल 2/9 उत्तर है वो गलत है, तो जो सही उत्तर है और इसका अंतर बताओ कितना है, तो मतलब तुम्हें सही उत्तर निकालना है। निकालो बेटा, मेहनत करो। चलो एक सवाल बॉड मास का करेंगे, इसके बाद बॉड मास का सवाल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें वही फर्जी काम करना है, तो वो तुम घर पे प्रैक्टिस करो, बट ये सवाल कर देता हूँ एक, राइट, एक सवाल कर लेते हैं बॉड मास का, ये आखिरी सवाल है आपके लिए। चलो 4/9, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपको पता है, ओके। कितने क्वेश्चन फाइल में है? दिमाग दौड़ रहा है ना तुम्हारा जबरदस्ती, पढ़ो पहले इधर, वो देख लेना क्लास के बाद कितने है ना। और जितने भी होंगे भरोसा मत करना, मैं बढ़ा भी देता हूँ, जैसे अलजेब्रा में बढ़ा दिया था ना मैं, 177 के बाद 200 करा दी, तो फिर कोई फायदा नहीं जानने का कितने सवाल है, गलत क्लास में आ गए हो तुम। यहाँ कुछ पता नहीं होता है कितने सवाल है। 4/9, चलो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा सा है, आपको पता ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो 3/5/3/2 है, इसको मैं इंटू 2/3 लिख सकता हूँ, कि बटे को इंटू करो उल्टा कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी जो पहला ब्रैकेट है वो ऐसा हो गया, 4/9/2/5 इंटू 9/25 ऐसा हुआ। अब क्या कहता है बॉड मास, कि लेफ्ट टू राइट जाओ, डिवीजन पहले तो पहले डिवाइड कर लो, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले 4/9, और अगर मुझे 2/5 डिवाइड करना है बेसिकली, तो मैं इसका उल्टा करके लिख सकता हूँ, 5/2 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये तो इंटू 9/25 सही है। फिर आप लेफ्ट टू राइट जाते रहो, आपको 9 से 9 कटेगा, अल्टीमेटली 2 दूनी 4 बनेगा, 5 से 25 कट जाएगा, तो ये वैल्यू 2/5 आ जाएगी, मतलब पहला ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 2/5 इसकी वैल्यू हो गई, राइट, 2/5, तो ये ब्रैकेट पूरा हमारा 2/5 हो गया, यहां लिख लो। इसके बाद इसको सॉल्व करना आसान है, 2/3 डिवाइडेड बाई ऑफ, पहले सॉल्व करेंगे तो बनेगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 बनेगा, 5/8, तो 5/8 है ये डिनोमिनेटर, इसको मैं लिखूंगा 2/3 इंटू 8/5, ठीक, तो ये वैल्यू होगी मेरी 16/15, तो ये वैल्यू आपकी 16/15 है। यहां जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2/3 ऑफ 4/9 है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 8/27, अंदर जाएंगे 5 × 3 = 15, 3 18/5, 18 चौके 72/5, और 72/5 को मैं उल्टा करके लिखूंगा तो बनेगा 5/72, वो डिवीजन इनटू हो जाएगा, और 72/5 ऐसे उल्टा करके लिख देंगे, तो ये हो गया 8×9 = 72। तो ये जो न्यूमरेटर बना इसका बेसिकली दैट इज 5/27 इंटू 9, तो क्या आप पूरी कहानी लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2/5, 2/5 इंटू ये जो ब्रैकेट निकल के आया मेरा, वो निकल के आया 5/27 इंटू 9,
यहाँ जो 16/15 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 15 तो ये नीचे हो जाएगा 16। ये होल स्टोरी है आपकी कैलकुलेशन, राइट। उम्मीद करता हूँ कुछ गलत ना लिखा हो मैंने। तो यहां से अगर आप 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 8 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ी की है मैंने, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कहाँ बेटा 25/36 होगा न्यूमरेटर किसका? 5 3 15, 3 18, बचे 5। हाँ 25 आएगा ना, 72, ठीक है। ये वैल्यू 25 होगी यहाँ पर, 25 हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब ठीक है, 72, 25/27 × 9, 36 कहां पर बोल रहे हो आप? कहां पर? 8/27, 5। आहा, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने बाई मिस्टेक ना मिक्स फ्रैक्शन की तरह देख लिया है। 5 3 15, 3 18 कर रहा हूं ना, ये गलत है। इट्स लाइक 3 3 9/5। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने ना गलत ही देख लिया। मतलब आई एम जस्ट लुकिंग दिस एज मिक्स फ्रैक्शन व्हिच इज रॉन्ग। सॉरी सॉरी सॉरी, तो मल्टीप्लीकेशन है सीधा। तो ये वैल्यू 3 3 9/5 है, 36/25 हो गया। और तो ये 25/36 हो गया, है ना। ये 25/36 आएगा। और यहां पर हमारे पास ये 27 8 है, 8/27 है, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 9 36 बनेगा ना ये। अब ठीक है ना, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है, राइट। सो द कैलकुलेशन गोज लाइक दिस कि पहला ब्रैकेट 2/5 है, इनटू ये जो वैल्यू है मेरी, ये 2/27 इंटू 9 इंटू 25 है। ये जो 16/15 है, ये यहाँ 15/16 बनेगा। अब ठीक है ना, होप एवरीथिंग इज शॉर्टेड नाउ। ओके, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो नीचे बना 4। 5 से काटेंगे तो बनेगा 55 25। यहां 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 9 27। तो जो वैल्यू बच रही है मेरी, वो बच रही है 25/36। राइट और रॉन्ग? यस। तो बेटा देखो, ऐसा है कि सही वैल्यू है 25/36, और जो गलत वैल्यू है वो 2/9 है। अभी भी गलत वर्ड लिखा है मैंने, कौन सा सवाल उठा लिया। ठीक है, 1 मिनट रुको। 25 बटे, अच्छा ये 9 यहां भी था, ओहो सॉरी यार। 25/81 इंटू 4 कितना होगा? 324। ठीक है, अब ठीक है, ये आपका 25/324 आएगा। यस, फाइनली सब कुछ ठीक है। अब मेरे पास जो गलत वैल्यू है ना, वो 2/9 है यार। अब बताओ 9 को कितने से गुणा करूं मैं? आपको 9 त्रिक 27, 9 छक 54, 36 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 36 से गुणा कर लेते हैं। मैं डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूं, अब गलत वैल्यू और सही वैल्यू का। तो ये 36 इंटू 9 है, ये 324। तो ये हो गया आपका वैल्यू जो 2/9 है, वो 72/324 के बराबर है। अब 72 में 25 घटा लेते हैं, 47 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो 72/324 में अगर मैं 25/324 घटाऊं तो 47/324 मिलेगा। इस सवाल से क्या शिक्षा मिली कि बॉड मास का जो सवाल है ना, ये एग्जाम में ना कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन दैट इज गिवन। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा अंत में करना, राइट। ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइन। अगर ये वन लाइनर नहीं है तो, वन लाइनर मतलब एक ही ब्रैकेट हो, जैसे मान लिया केवल ये ब्रैकेट हो, केवल ये ब्रैकेट हो, तो ठीक है, छोटा सा कर देंगे। बट अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करने हैं, देन डोंट डू दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड, क्योंकि वो भले ही आसान सवाल होता है बट टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार, बिकॉज छोटी सी मिस्टेक आपसे हुई तो पूरा कहानी का टाइम वेस्ट। बेटर है कि लास्ट में करो, अगर अगर मल्टीपल सेट ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए जरा। सॉरी, एक एक्सप्रेशन दिया, देख के लग रहा है समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग इनटू समथिंग है। नीचे भी कुछ लग रहा है कि कुछ तो बनेगा, मतलब ऊपर ऐसा लग रहा है ना कि a² + b² माइनस, या तो 2ab होगा या माइनस ab होगा, और 2ab है नहीं क्योंकि वो 25 ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो a² + b² माइनस ab मुझे ऊपर दिख रहा है शायद। क्या 2ab हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, नकार नहीं रहे हैं। क्योंकि नीचे का जो टर्म है ना, दैट लुक्स का लाइक हाई है नीचे वाला टर्म, a² - b² बना देगा। तो मुझे ऊपर a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है, तभी तो कटेगा। a - b बटा a + b मेरा आंसर होगा।
एंड a माइनस बी करेंगे दैट विल बी 1.5 अप्रॉक्स, और नीचे बनेगा a प्लस बी विच विल बी 5, और 1.55.3 का मामला आ रहा है लगभग, डी ऑप्शन। ठीक है, इट शुड बी डी। बाकी आपने सॉल्व किया तो बताओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझना, इसमें थोड़ा दशमलव का भी खेल है, तो करते समय थोड़ा सावधानी, अगर एग्जैक्ट में जाना है तो मेरे को दशमलव में इतना टेंशन नहीं है, मेरे को तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा था बस कि क्या है भाई मैग्नीट्यूड, तो वो 3 के आसपास आ रहा है वो काटने पर, तो डी ऑप्शन होगा 25 से 35 लाइक। तो सवाल अगर आप देखोगे तो आपको ये है 0.325 का होल स्क्वायर प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, और देखना ध्यान से ये चीज, जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि मुझे अगर लेटस से बनाना है 325, तो ये 25 का 13 गुना है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? यस, 25 का 13 गुना। तो आप एक काम करो, आप जरा ध्यान से देखो इस वैल्यू को, कि 25 को अगर मैं 0.013 दे दूं तो क्या ये मुझे 325 मिल जाएगा? यस, वो भी 0.013 लेके चला गया। 13 से इसको काटो जरा, 13 तिया 39 और 13 बचे 65, 35, और 1 2 3 4 5 दशमलव था, तो ये 0.35 यहां पर बच गया। अब ये जो 0.35 है, दिस कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू 2 इंटू 0.175। तो जो देखना था मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी दिख गया, क्योंकि 25 इंटू 0.013 वही है। नीचे जो वैल्यू उसको गौर से देखिएगा, क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है 0.325 इंटू 3.25 माइनस 25 सत्ते 175 ही होता है, तो 0.175 इंटू 0.175। इस सवाल में एरर है बेटा, पूछो क्या? देयर इज एरर इन दिस क्वेश्चन। इन दोनों डेसिमल्स का ऑर्डर सेम नहीं है। देखो 0.325 है और ये वैल्यू 3.25 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो फॉर्मेट मेरे पास कन्वर्ट होके आया वो आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे व्हाट आई नीड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो अभी इसमें तो गड़बड़ी दिख रही है मुझे यार। इससे देखो वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने जब मेंटली कैलकुलेट किया था तो आई वाज नॉट वरीड अबाउट डेसिमल, आई वाज वरीड अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैं दशमलव को इग्नोर ही कर रहा था। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी, होगा कि नहीं होगा? तो वहां जो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता तो मुझे मिलता, घटाता तो मिलता 0.15 एक तरह से, बटे जब मैं जोड़ता इनको तो मिलता 0.5। ये वैल्यू जब मैं डिवाइड करता तो मुझे मिलती 0.3। यही किया था मैंने, ऐसे कुछ दिमाग में याद है आपको? बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस वैल्यू इज नॉट 3.25 बट रादर 0.325। ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा, यहां पर पॉइंट लगाओ, यहां हटा दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस शुड नॉट हैपन, यहां पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट यहां होना चाहिए, इट शुड बी 0.325 नॉट 3.25। 3.25 होगा तो फिर कोई उत्तर ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? यस, क्लियर है सभी को? सेंस बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, 2ab कैसे किया? कुछ नहीं किया मैंने कहा यार ये अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस लगा हुआ है, तो सवाल को देख के महसूस हो जाता है कि बनना क्या है। 2ab बनाना पड़ेगा मुझे ऊपर, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे कटेगा कुछ। तो मैं वो 2ab बस वेरीफाई कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि यार देखो 25 को 13 दे दो, 325 होता है 25 इंटू 13, तो 25 से मैंने 0.013 से खींचा, दे दिया। जो बचा वो क्या बचा? 0.35 डिवाइड करके देख लिया 13 से 0.35 को, क्योंकि अभी मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से a आ गया, लेकिन मुझे 2b भी चाहिए। 2b यहां से मिल जाएगा, ये 2b है। ये 0.35 को अगर आप ब्रेक करो तो 2 इंटू 0.175 होता है। आंसर डी है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो आपको 0.3 मिल रहा है ना, तो आंसर डी हुआ ना। किसके बीच में है? तो इसके बीच में है ना आपका आंसर। 0.3 किस ऑप्शन के बीच में है? डी के बीच में है। डी 0.25 से लेकर 0.35 के बीच में है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 अब निकालना है। ऑफ लगा हुआ है, वाह वाह वाह। तो पहले ऑफ को रिजॉल्व करो, फिर ब्रैकेट को रिजॉल्व करो, फिर ये करो, फिर आंसर निकालो। ठीक है, अब ये भी वर्ड मास का सवाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, उसको ख्याल करने में आपका वक्त लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये बनेगा 2 तिहाई 6 1 7/2। 7/2 का उल्टा 1 बटा है, तो ये 2/7 बन जाएगा। 2/7 में 1 जोड़ेंगे, 9/7 बनेगा। 9/7 में 7 ऊपर जाएगा, 14/9 बनेगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 14/9। 36 में 14 घटेगा, कितना बचेगा? 22।
ये हो गया 22/9, 9 ऊपर जाएगा 9/22, फिर 22 माइनस 9/22, तो ये जो वैल्यू है, राइट, 7/3 लास्ट में। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला आपको, मैंने कुछ और बोल दिया क्या? फिर से कर लो, 2/7 बोल दिया, 7/2 बोल दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 7/3, 3/7, 3/7 हुआ तो 7 3 10/7, 10/7 हुआ तो 2 से कटा 5, देखना 10/7 है, 5 7 ऊपर गया, 7/5, 7/5 हुआ तो 5 के 20 माइनस 7, 13/5, 5/13, 1 माइनस 5/13, 8/13। अब ये जो मैं ओरली बोल के कर रहा हूं, थोड़ा मेंटल जगलिंग है, बिकॉज एक फ्रैक्शन आएगा 1 है तो उल्टा करेंगे, फिर 1 में जोड़ेंगे, फिर कभी 4 में घटाएंगे। ये काम आप लिख के भी कर सकते हो, शुरुआत में लिख के ही करोगे, बाद में वो मेंटल कन्वर्जन हो जाता है। तो ये वैल्यू आपकी 8/13 होगी, ब्रैकेट सॉल्व हो गया भैया, 15/16 लिखिए। अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ऑफ भी तो सॉल्व करना है। 2/3 इंटू 9/4 पहले करो, सबसे पहले सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया 3/2। अब बटे में 3/2 आया, इसको मैं इंटू में कन्वर्ट करके 2/3 लिख सकता हूं। बाकी कहानी ये है कि ये 7 है और ये 27 और 64 कितना है, 91। लेट्स सॉल्व इट नाउ। 3 × 5 = 15, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 5/13 माइनस 1/13, ये वैल्यू हो गई 4/13। अब देखो ये चीज जिसको भी समझने में दिक्कत हुई है, आप घर जाके क्या करना, 1/3 + 2 ऐसे लिखना, फिर आप कहोगे 3 दूनी 6, 1 7/3 हो गया, फिर 1/7/3 है तो उल्टा हो गया, तो 1 में फिर 3/7 जोड़ देना, फिर आप कहोगे 10/7 हो गया। फिर ये जो 10/7 है वो 2 के नीचे है, तो मतलब फिर आप कहोगे 2/10/7 बना, 2 पंचे 10 हो गया, ये 7 ऊपर जाएगा, ये 7/5 बन गया, 4 माइनस तो ऐसा हो गया, फिर ये 13/5 हो गया, फिर 1/13/5 है तो ये 5/13 हो गया, इस लाइक दैट। तो आपको शुरू में लिख के करना पड़ेगा, अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हैं, और प्रैक्टिस के बाद आप इस चीज को मेंटली कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 11, एक्स दिया है, वाई दिया है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। देखने में तो अत्यंत ही भयानक लग रहा है, बट होगा नहीं, सिंप्लीफाई होगा पक्का। ओके, अलजेब्रा टफ लग रहा है, ऐसा फीलिंग है, इनको ना ज्यादा तवज्जो मत दिया करो, समझे कि नहीं? बचपन में जब तुम उंगलियों पे 1 2 3 गिन रहे थे तो वो भी बड़ा टफ लगा था, पर तब आप इनोसेंट थे, यू विल जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। तो फीलिंग है ना, डिपेंडिंग ऑन कि अभी कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा। तो इन फीलिंग्स के जाल जंजाल में ना हो, ना इनको कोई वैल्यू दिया करो, ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस, दैट्स इट। लेट्स से यू वांट टू इंप्रूव ऑन अलजेब्रा, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सॉल्व 500 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा, थ्योरी पढ़ो, 500 सवाल लगा लो, इंप्रूव हो जाओगे बस। तो प्रोसेस फॉलो करो, कोई अलजेब्रा सीख के थोड़े ना आता है, भगवान कहते हैं लो बेटा मैंने अलजेब्रा डाल दो इसके अंदर, नहीं, सब सीखते हैं, तुम भी सीख लोगे। तो इन फीलिंग्स के जाल में मत पड़ना, वी आर इमोशनल बीइंग्स, तो हमारे दिमाग में से ख्याल खूब आते हैं, टफ इजी, कैटेगराइज करना हमें बहुत पसंद है, वी ऑलवेज लव टू कैटेगराइज, कि आसान है, समझ में थोड़ा कम आया या हम उतना बढ़िया से नहीं कर पाए, टफ है। बट यू नो व्हाट, जब आप टफ बोलते हो ना, तो देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस टर्मिनोलॉजी एंड आई हेट इट। व्हाई आई हेट इट? व्हेन यू से इट्स टफ, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? अब प्रॉब्लम ये करो, आप करो कि अलजेब्रा में प्रॉब्लम है बिकॉज ये टफ है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई हेट दिस थिंग्स। आपने पता क्या बोला, अलजेब्रा टफ लग रहा है, ये समवेयर यू आर टेलिंग कि अलजेब्रा टफ है। अपने ब्रेन को आप ये सिग्नल दे रहे हो कि यार देखो ऐसा है, तुम्हें समझ में कम आ रहा है, कोई बात नहीं, टफ है ये टॉपिक, ये सब छोड़ो, ये सब बात सीखना है। डिपेंडिंग ऑन कि आप अभी किस स्तर पे हो, आपको चीजें थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है या समझ में तुरंत आ सकती हैं, सीखना है बस, यही सोचो, और ज्यादा दिमाग ना लगाओ कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़े। अलजेब्रा अत्यंत ही सरल टॉपिक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो बस थोड़ा सा, ठीक है, एग्जाम में 100% स्कोर करोगे इस टॉपिक। तो जरा देखो पहले, आप कहोगे एक्स की वैल्यू को अगर देखें तो यार ये 6th रूट है 27 का, यानी ये 27 की पावर 1/6 है कि नहीं है? यस। ये क्या है, 6 चौके 24, 3 27 है, 27/4 है, इसकी पावर 1/2 है कि नहीं है? जरा बताओ 27 की पावर 1/6 क्या होता है? 27 होता है 3 की पावर 3 की पावर 1/6 माइनस 3 की पावर 3/2 की पावर 2, एक तरह से हुआ, और ये 1/2 हो गया। 3 की पावर 1/6 क्या होगा? √3 होगा, मतलब इट्स लाइक 3 की पावर 1/2। हाँ, यहां देखिए गौर से, यहां से मैं 3 की पावर 3 को क्या ऐसा सोच सकता हूं,
3 स्क्वायर इंटू 3, यस 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 3 बच जाएगा। फाइनल जो चीज है वो ये है कि ये वैल्यू आपकी -√3/2 के बराबर है। इतनी लंबी कहानी का ये सार है कि x की वैल्यू -√3/2 के बराबर है। अगर मैं दो एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो -√3/2 आ जाएगा x। आपको x आ गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। y का क्या करेंगे, y को भी ध्यान से देखते हैं। y में देखो एक चीज क्लियर है कि यहां से 5 बाहर आएगा, 5 × 9 है, ये क्या है पता है, 5 × 121 है, ये क्या है 5 × 49 है, 5 × 16 है, 5 × 25 है। 5 अगर ध्यान से देखो सब में मौजूद है, तो जो बची हुई वैल्यू है पूरी स्क्वायर रूट में स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 5 × 9 आप इसको सीधे लिखिए 3, क्योंकि वो √5 सब में से कट जाएगा, ऊपर के हर टर्म में है, नीचे के हर टर्म में कटेगा, तो उसको छोड़ के जो वैल्यू है 9 उसका स्क्वायर रूट 3 है, उसको छोड़ के वैल्यू यहाँ 121 है उसका स्क्वायर रूट 11 है, उसको छोड़ के वैल्यू 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 है, डिवाइड बाई छोड़ के 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, छोड़ के उस वैल्यू को 25 है उसका स्क्वायर रूट 5 है, तो वैल्यू कितनी है 11 3 14 7 21, 21/9, 3 7 21, 3 3 9, 7/3। अब मैं करूंगा एक्स स्क्वायर जो कि आएगा मेरा 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता ही आपको क्या करना है, ये वैल्यू है मेरी 49/9। अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं कहूंगा 9 चौके 36 है, 4 9 36 है तो 9 3 27 बनेगा, 9 चौके 36 है तो 49 का 4 गुना 196 होता है, और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 223/36, जो आपका आंसर है ए। ऑल राइट, 11 को बड़ा शुभ नंबर माना जाता है, तो आज हम यहीं रुकेंगे, ठीक है। मन तो मेरा 13 पे रुकने का है, बट आप लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए आई विल स्टॉप टुडे हियर। थोड़ा बातचीत करते हैं, साल का आखिरी दिन है, तो लेट्स टॉक। हाउ वाज योर ईयर, आज इस साल कैसे था आपका, मतलब ओके मैंने कई गोल सेट किए थे इस साल, बहुत सारे मतलब पूरे हुए, कई सारे नहीं भी हुए, क्योंकि मेरी गोल सेटिंग कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थी। तो आई जस्ट चेक्ड एंड फाउंड कि कुछ चीजें मुझे करना था मैंने नहीं किया, जैसे हेल्थ वाज वन थिंग आई वांटेड टू डू दिस ईयर बट इट वाज नॉट ए प्रायोरिटी, नहीं किया मैंने, कुछ खास नहीं किया, मतलब इट्स लाइक अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग आई डिड नथिंग। वॉक किया है 10,000 स्टेप, मतलब गुड फ्रीक्वेंसी रही है उसकी, तो बट अदरवाइज लेट्स से एक्सरसाइज थोड़ा लैगिंग रहा है, नहीं कर पाया हूँ मैं, करने का इरादा था बट हुआ नहीं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया है, बिकॉज आई वाज अवेयर कि दिस इज वन थिंग लैकिंग। तो मैं ये नहीं चाहता था कि नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट इट, अभी से शुरू कर देते हैं। तो बैडमिंटन स्टार्ट किया मैंने, तो अगला साल डेफिनेटली हेल्थ इज ए प्रायोरिटी, इट शुड बी, एंड हेल्थ इन द सेंस कि फिटनेस एस्पेक्ट, मतलब ऐसे तो मैं ठीक हूँ, मतलब काफी एनर्जी है मेरे अंदर, मैं अच्छे से रहता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, बट इट्स लाइक कि टेकिंग बॉडी टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब समझ रहे हो आप, जितना बचपन में मेहनत करते थे फिजिकली, मैं स्कूल जाता था साइकिल से 14 किलोमीटर वन साइड, 14 किलोमीटर जाना 14 किलोमीटर आना, लॉट ऑफ प्ले, अब उस लेवल की एक्टिविटी रह नहीं गई है, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना है, एंड कुछ और एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में लेके आना है, सो दैट थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो, तो इट हैज टू बी अ प्रायोरिटी नेक्स्ट ईयर। थोड़ा वजन रिड्यूस करना है, इट्स अराउंड 90 87 88 90 ऐसे चलता रहता है। मेरा आइडियल वेट 75 के आसपास होना चाहिए, हाइट मेरी ठीक ठाक है, 5'10" के आसपास है, सो उस हिसाब से मेरा वेट 75 के अराउंड अगर है तो अच्छा है, बट 90 87 इज डेफिनेटली मोर, तो 10-12 किलो अगर वजन गिरे तो अच्छी बात है, तो वो एक फोकस रहेगा एरिया। बाकी एकेडमिक्स में यही है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं, और आई वांट टू लॉन्च वन मोर बुक नेक्स्ट ईयर, मे बी रिलेटेड टू समथिंग, आई विल टेल यू दैट टाइम, मतलब इट्स नॉट 5100 वाली बुक का कोई सेकंड वर्जन आएगा, नहीं, समथिंग डिफरेंट। उस पे काम शुरू कर दिया है मैंने, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक वो चीज़ थोड़ी आगे ना बढ़ जाए तब तक विल नॉट टेल पब्लिकली। क्या पूछने लगते हो फिर, कब 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 तो थोड़ा सरप्राइज रहेगा। और YouTube पर मेरी प्रेजेंस काफी रहेगी नेक्स्ट ईयर, आई वांट टू बी ऑन YouTube, सो उसके लिए भी एक नंबर डिसाइड किया कि इतनी क्लासेस तो YouTube पर लूंगा ही लूंगा, और बाकी बढ़िया, यही कुछ छोटे मोटे टारगेट्स हैं। बाकी बच्ची है छोटी, उसके साथ टाइम बिताना है, क्योंकि अगले के अगले साल वो स्कूल जाना शुरू कर देगी, तो आई थिंक यही हमारा 2024 एक ऐसा समय होगा उसके साथ जिसके जो अनडिवाइडेड है अभी टेंशन, बट वंस 2025 अप्रैल वो स्कूल जाना शुरू करेगी, तो वो भी दिमाग में कि वंस बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो वहां भी बिजी हो जाएगा, तो थोड़ा बच्चे के साथ टाइम बिताना है अच्छे से। ओके, और फ्यू मोर प्लेसेस टू विजिट,
बाकी सब नॉर्मल है। आप लोग बताइए क्या टारगेट है? क्या करना है? पढ़ाई करनी है आपको, तो आपके टारगेट बहुत सिंपल होने चाहिए, ठीक है, नो कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ जी। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ना, इनडायरेक्ट बेनिफिट करता है। ओके, सो हमें लगता है कि हम अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं देन इट्स बैड, टाइम वेस्ट है। बॉडी बताती नहीं है आपको, वो एडजस्ट कर लेती है। बट आपकी पढ़ाई, आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है अगर आप फिजिकली एक्टिव रहें तो। ठीक है, ट्राई टू डू दैट। मतलब तैयारी के दौरान मुझे एक चीज अच्छी लगती है तैयारी की, आपको ईमानदारी से बताता हूँ, प्रेशर होता है आपके ऊपर, सब कुछ है, बट ये वो लास्ट टाइम है जब आपके पास आपके समय का पूरा कंट्रोल है। यू आर द वन हु कैन डिसाइड योर ओन शेड्यूल एवरी डे एंड मेक इट द वे यू वांट। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? ये मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। कल तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है ना, इसका पूरे समय का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मैं मानता हूं तुम्हें पढ़ना है, अच्छी बात है, बट पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है, बताओ। राइट? मेरे हाथ में भी उतना कंट्रोल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चलो ये क्लास इतने बजे यहां लेनी है, ये क्लास इतने बजे यहां लेनी है, आई एम अकाउंटेबल, आई एम अकाउंटेबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, पर आपको बताऊं मैं, आपके हाथ में आपके टाइम का पूरा कंट्रोल है, आप पूरे दिन को कैसे डिजाइन करना चाहते हो, इट्स इन योर हैंड। तो आप अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो आपके पास हर चीज के लिए वक्त अभी आप निकाल सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप मूवीज नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। इफ यू प्लान वेल कि आप रोज की पढ़ाई अपनी अच्छी से करते जा रहे हो, तो आपके पास हर चीज का टाइम है। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे में बाकी मस्ती करो। बट 8 घंटे कितना इफेक्टिवली, अब कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई को, देखो पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि वर्क फिल्स अवेलेबल टाइम। तो आपके पास अगर आपको दिखता है कि दिन में 8 घंटे आप सोते हो, बाकी 16 घंटे एक्टिव टाइम है आपका, मान लेते हैं 16 घंटे एक्टिव टाइम है, उसमें आपकी दैनिक चर्या निकाल देते हैं 2 घंटे, 14 घंटे का जो एक्टिव टाइम आपका है, आपकी पढ़ाई 14 घंटे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, क्योंकि वर्क फिल्स अवेलेबल टाइम। तो आपको लगता है कि आप 14 घंटे में सिर्फ पढ़ रहे हो बस, आपके पास मस्ती का वक्त नहीं है। राइट? लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक्स्ट्रा है भैया, 14 आवर्स हैं, तो क्या आप उसमें से 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम 8 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो यू हैव टू बिकम ए गुड मैनेजर ऑफ योर टाइम। इफ यू बिकम लाइक दैट देन यू हैव टाइम। नहीं, ब्रेक लेना पड़ता है, तो ब्रेक, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मैंने कहा बोला कि 14 मतलब मैथमेटिकली चलना है, मैं 8 + 6, मैंने नहीं बोला ना। मैंने कहा 2 घंटे, 3 घंटे लेट से। ओके, जैसे लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। मतलब घर में हेल्प करना है कृतिका जी, कोई दिक्कत, मैंने कहा देखिए सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं है, मैं वो खुद कह रहा हूं आपको, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ हर चीज के लिए समय निकल आएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझना कि आप अगर जो भी टाइम है, जो भी चीजें कर रहे हो, आप बस देखो उसको प्रॉपरली, कि ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ाई को फैला रखा है 11 घंटे में, जो कि 11 घंटे की जरूरत नहीं है उसको। अगर हम थोड़ा और इफेक्टिव हो जाए तो हम शायद उस चीज को 8 घंटे, 9 घंटे में निपटा लेंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा 1 घंटे निकल आएगा। राइट? तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। जैसे मैं शुरू में प्लानिंग नहीं करता था, मतलब पर्सनल प्लानिंग तो नहीं करता था बिल्कुल भी, बट देन आई अंडरस्टूड कि उसकी वजह से ना प्रोडक्टिविटी लॉस है पक्का। एंड देन आई इंटर्ड इनटू डेली प्लानिंग, और उसमें मैं घुसा हूं, और अ, इस साल मैंने बहुत रिग्रेसली उसको फॉलो किया है, बहुत रिग्रेसली फॉलो किया है। ठीक है, कि हर एक चीज कैलेंडर में शेड्यूल होनी चाहिए, मुझे कब क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। अ, तो उसकी वजह से मैंने देखा है कि मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रही है। प्लानिंग हेल्प्स यू हैव फ्री टाइम। मैं अभी डेली, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरी डे आई, लास्ट 1 महीने से शुरू हुआ, आई एम टेकिंग माई डॉटर टू पार्क फॉर 1 आवर, एंड इट हैज ओनली बीन पॉसिबल बिकॉज वो जो प्लानिंग है वो इतनी बढ़िया है कि मेरे को फ्री टाइम मिल गया। पहले मुझे लगता था काम फैला हुआ है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो व्हेन यू स्टार्ट मैनेजिंग योरसेल्फ वेल ना, यू गेट टाइम फॉर दैट। 1 घंटा मेरे पास रोज है अभी, उसको डेली पार्क लेके जाता हूँ फॉर 1 आवर। ओके, एंड आई डू नथिंग ओवर देयर। मैं ऐसा नहीं कि वहां फोन लेके बात कर रहा हूँ किसी से, नहीं, मैं फुल बिल्कुल परफेक्टली उसको टाइम देता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद द किड, टॉक टू, मतलब उससे जो भी बातचीत है, उसको खेलना है उसके साथ तो खेलो, वो स्लाइड कर रही तो मैं भी स्लाइड करता हूँ। एंड इट हैज बीन पॉसिबल थ्रू गुड प्लानिंग। मेरी प्रोडक्टिविटी खराब नहीं हुई, बेहतर हो गई है, एंड आई हैव टाइम फॉर दैट। राइट? जब आप शेड्यूलिंग करोगे डेली की, देन यू विल हैव, और जहां आप खुद को समझने लगे कि आपका रिलेशनशिप टाइम के साथ कैसा है। ठीक है, आप किस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, किस टाइम पे आप लेस प्रोडक्टिव हो, कहाँ कहाँ गैप्स हैं समय के मैनेजमेंट में जिसको आप बेहतर कर सकते हो। मैं रोज रीडिंग भी कर लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सुबह की चाय मैं ही घर में बनाता हूँ।
आई हैव द टाइम, ओके। बट हाँ, पॉडकास्ट सुनते हुए बनाता हूँ, तो आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी अच्छे पॉडकास्ट होते हैं उनको सेव करता रहता हूँ, डाउनलोड करके यूट्यूब में रख लेता हूँ। मॉर्निंग में चाय बनाता हूँ मैं, और चाय में लंबा टाइम बनाता हूँ, मतलब मेरी चाय 10 मिनट में नहीं बनती है। मैं चाय बनाता हूँ 30 मिनट, धीरे धीरे आंच पे, अदरक डाल के और इलायची डाल के 30 से 35 मिनट मेरी चाय को लगता है। तो मैं वहां पॉडकास्ट सुनते हुए अपना व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जहां आप अपने समय का हिसाब रखना शुरू करोगे, आप देखोगे आपके पास हर चीज के लिए वक्त है, और आप बहुत सारी चीजों को ना भी बोलने लगोगे। जैसे मैंने अपने फोन कॉल्स को बहुत कट डाउन कर दिया है। फोन कॉल्स मेरे बिल्कुल कट डाउन है, मैं अननोन नंबर कभी नहीं उठाता हूँ, वो चाहे जो हो, ठीक है। मेरा एक ही जवाब जाता है कि प्लीज व्हाट्सएप, आई कैन नॉट रिसीव कॉल्स। क्योंकि आप अननोन नंबर की कॉल अगर उठाने लगे तो फिर तो आपका दिन गया ऐसे ही। तो मैं अननोन नंबर की कॉल उठाता ही नहीं हूँ, मैं सिंपली एक मैसेज चला जाता है कि भैया व्हाट्सएप करो। अब व्हाट्सएप पे अगर कोई अर्जेंट होगा तो आ जाएगा, तो देख लेंगे फिर उसको। पहले क्या होता, कॉल आई उठा लो, बंद किया उसको मैंने कंप्लीटली। तो इट्स लाइक कि मैं चाहता हूं कि मेरा दिन जैसा मैंने सोचा है वैसा ही जाए। कोई मुझे अगर कॉल करेगा कि सर आधे घंटे का टाइम चाहिए आपसे, नहीं है भैया, आधे घंटे का टाइम चाहिए तो आप आपको मैं किसी और दिन देता हूँ, अगर वो आधे घंटे जरूरी है तो। जहां टेक्स्ट से काम चलता है मैं कॉल नहीं करता हूँ, जो मीटिंग्स बहुत सारी होती थी नहीं करता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, अपने आप को एनालाइज करना शुरू करिए, अपने टाइम को देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करिए। हर चीज के लिए टाइम निकलेगा आपके पास, ठीक है, समझे कि नहीं। तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हमें कई बार ये भी लगता है ना कि हमें वी लाइक टू बी बिजी। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कई बार हमको लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मूवी देखेंगे, तो सोसाइटी में हम फिट नहीं हो पाते ना। फिर लोगों को लगने लगता है कि अरे पिक्चर देख रहा है ये, तो ये तैयारी क्या कर रहा होगा। इसलिए भी मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशनिंग है हमारी कि हम ये सब चीजें करना ही नहीं चाहते, हम मूवी नहीं देखना चाहते हैं, हम मस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि गलत लेबल लग जाएगा हमारे ऊपर। ठीक है, क्लियर और नॉट। ऐसा नहीं है, जस्ट लव, जस्ट डू व्हाट यू डू। मतलब मुझे लगता है तैयारी के पीरियड में अपने फन खत्म नहीं करने हैं आपको। सीरियस रहो, सिंसियर रहो, सब कुछ करो। सुबह यार मैं 5:30 के आसपास उठता हूँ, कभी कभी 6 भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 5:15 भी हो जाता है, 5:15 भी उठ जाता हूँ। डिपेंड करता है कब मुझे ऐसा लग रहा है कि उठ जाता हूँ। 5:30 के आसपास उठ जाता हूँ वैसे, ठीक है। तो बच्ची मेरी उठती है 9 बजे, शी गेट्स अप एट 9। तो आई गेट अप एट 5:30 की, उसके उठने के पहले मैं थोड़ा सा जो पर्सनल टाइम है वो रहे मेरे पास, ताकि जब वो उठे तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो 9 शी गेट्स अप, तो आई हैव 9 टू ऑलमोस्ट 9:45, 10 बजे क्लास लेता हूँ फिर मैं। तो उस तरह से मैंने अरेंज किया अपने आप को कि वंस शी गेट्स अप बाय देन मेरा जो एक मेजर चीजें हैं कि मुझे कुछ करना है, खुद से कुछ रीडिंग करनी है वगैरह वगैरह, सब करके अपना ओके रहता हूँ मैं, ठीक है। बाकी दिन का काम जो होता है, एक्चुअल वर्क, वो 10 बजे क्लास से शुरू होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से बाकी उसके पहले जो होता है वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा होता है, कि रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, लाइक दैट, आप खुद सेल्फ अपडेशन, है ना, ठीक है। चलो एनीवे, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मुझे लगता है कि जो पढ़ाई है ना वो एक मैनेजमेंट है, सीरियसली। जब मैं तैयारी कर रहा था, या मैं जब आईटी वाईटी की तैयारी के लिए गया, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था चीज, यार प्रिपरेशन भी एक मैनेजमेंट है, इसमें भी आपको चीजें मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहो, बस खाली कुछ भी करते रहो, कोई प्लान नहीं है। हमने जब आईटी की तैयारी की थी, कोई प्लान नहीं होता था हमारा, पढ़ते थे दिन भर, इधर उधर सब करते रहते थे, रहता। बट मुझे लगता था कि अब मैं एनालाइज करता था, मुझे लगता था मेरे को कोई सिस्टम नहीं पता था, मेरे को कोई प्लानिंग का तरीका नहीं आता था, कभी सोचा ही नहीं कि प्लान करना है। बट इफ यू प्लान, इट्स इजी। योर माइंड इज नॉट डाइवर्टेड बिकॉज इट नोज किसको क्या करना है, कैसे करना है, एक शेड्यूल है उसका, क्लियर है। तो नहीं, कोटा नहीं गया था मैं, लखनऊ गया था मैं, लखनऊ गया था। कोटा का मन था, बट कोटा की फीस ज्यादा थी उस टाइम पे, सो गया नहीं। वो घर के पास था लखनऊ, तो वहीं चलते हैं, ठीक है। बता दो कैसे प्लान करें, नो बडी कैन टेल यू हाउ टू प्लान। मतलब इट्स लाइक कि देखो, दिन का एक कैलेंडर होता है। मुझे भी एक टाइम पे जब मैंने अपना काम शुरू किया ना, आफ्टर सी क्लासेस वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी मुझे लगता था प्लान कैसे करें। तो आई मेट समबडी एंड ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, टेक ए कैलेंडर, लो सामने ऐसे और ब्लॉकिंग करो टाइम की, बस यही प्लानिंग है। कल क्या करोगे, तो ब्लॉक करो टाइम, 6 से 7 ये है, 8 से 10 ये करेंगे, फिर जो भी रेस्ट है प्लान, सब सब प्लान कर लो अपना। एंड जब ये करना आप शुरू करोगे तो आपको अपनी प्लानिंग में फ्लॉज दिखेंगे। देन आप धीरे धीरे करके अपने आप को समझोगे, अपने प्लान को समझोगे, और उसको आप करेक्ट करोगे, ठीक है। मैं कानपुर से नहीं हूँ, कानपुर से नहीं हूँ मैं, कानपुर में पढ़ाई करी एचबीटीआई में, ग्रेजुएशन किया वहां से। चलो बाकी बढ़िया, अब नए साल में आपसे मुलाकात होगी 1 तारीख को। तो आशा करता हूँ कि जो बचा हुआ समय है ना, 3 दिन का, जैसे मैं भी इस टाइम में यही करने जा रहा हूँ, कल से फुल टाइम वही करना है मुझे, रिफ्लेक्शन ऑफ 2023,
कि क्या हुआ इस साल में, मंथ ऑन मंथ जाऊंगा मैं कि हर महीने मैंने क्या क्या किया है, रिवाइज करूंगा, उसको देखूंगा क्या इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल है, नेक्स्ट ईयर के मेरे गोल्स क्या है। तो उन गोल्स को थोड़ा सा ध्यान में लेके अगले साल के थोड़ा मोटा मोटा मतलब एक प्लान क्रिएट हो जाएगा, एंड देन 1 तारीख से करना शुरू करना है, वही यही करो। आपका गोल सिंपल है, आपको नौकरी लेनी है, उसके लिए पढ़ाई करनी है, तो सिंपल है। बस ये देख लो कि इस साल में क्या ऐसी चीजें थी जो आप इंप्रूव कर सकते हो, तो वो इंप्रूव करिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए फिर विदा लेते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सी यू ऑन 1st of January देन। थैंक यू सो मच।